नमस्कार, मैं श्रवण कुमार बात करने जा रहा हूं एक सच्ची कहानी की। सच्ची कहानी को सुनने के बाद में आपके भी होश उड़ जाएंगे कि कैसे एक पति पत्नी जब ट्रेन में मिलते हैं और मिलने के बाद में पत्नी कुछ ऐसा कर देती है जिसके सुनने के बाद और आपको जानने के बाद में बहुत ही आश्चर्य होगा। दोस्तों, ये बात है दिल्ली की और दिल्ली से एक ट्रेन निकलती है और उस ट्रेन में पत्नी स्लीपर क्लास में बैठती है और स्लीपर क्लास में ही पति जो रहता है उसकी टिकट कंफर्म रहती है। वो एसी कोच में उसकी टिकट कंफर्म रहती है और जो पत्नी औरत रहती है उसका नाम मंजू रहता है। मंजू अपने सीट पर आकर के बैठ जाती है जल्दी से, और क्योंकि स्लीपर क्लास में लोग जो हैं बड़ी तेज़ी से भीड़ भाड़ रहती है और आकर के लोग जल्द से जल्द सीट को कवर करना चाहते हैं। आती है, सीट पर बैठ जाती है। अचानक से खिड़की के पास का सीट रहता है, उसी के पास से जब वहाँ से विकास गुजर रहा होता है तभी उसकी निगाहें मंजू की ओर पड़ जाती है। जैसे ही वो मंजू को देखता है तो उसके शरीर के अंदर बिजली सा कौंध उठता है। वो तुरंत एक टक देखने लग जाता है। वो सोचता है कि इस महिला को तो मैं पहचानता हूँ, ये बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। ऐसे में उस महिला को देखता है, लेकिन फिर आगे जो उसके एसी कोच रहता है उस एसी कोच में न जा कर के उस स्लीपर क्लास के उस डब्बे में अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही वो वहाँ प्रवेश करता है, अपना बैग ले जा कर के उसके सीट पे रखता है। महिला तुरंत कहती है कि इसको जल्दी से हटाओ, ये मेरी सीट है और मैं यहाँ पर लेटना चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस बात को जब वो सुनता है तो उसको आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है और जो महिला रहती है उसको भी उस विकास की आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है। अब वो उससे पूछना चाहती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। महिला अचानक से उसकी तरफ देखती है और जैसे ही देखती है उससे पहचान जाती है कि तो मेरा जो 10 वर्षों पुराना जिससे डाइवोर्स हुआ था ये वही पति है। तो उसे लगता है कि दूर का सफ़र है और दूर जाना है। दिल्ली तक का सफ़र दूर था, इसीलिए दिल्ली से मुंबई जा रहे थे तो सफ़र दूर था। उन्होंने सोचा कि चलो बातचीत करते हुए चलेंगे, इसलिए महिला जो है वो इशारा करती है। पति वहाँ पर बैठ जाता है, जो विकास नाम का जो व्यक्ति रहता है वो वहाँ बैठ जाता है। दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। पति जो विकास रहता है वो उस महिला से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है क्या, दिल्ली कहीं इलाज के लिए जा रही हो। महिला कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, आपको कैसे पता कि मेरी तबीयत ख़राब है। वो कहती है नहीं, अभी आपने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं यहाँ पर लेटूँगी सीट पर, इसीलिए मैंने ये पूछ लिया। जो महिला रहती है वो कहती है, जो मंजू रहती है, मंजू कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं सीट को कि कोई और ना बैठ जाए इसीलिए मैं ऐसा कह रही थी। तभी दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और जो मंजू रहती है वो पति से, जो विकास से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। विकास कहता है कि मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, कुछ काम है, इसी सिलसिले में मैं दिल्ली आया था, दिल्ली से फिर मुंबई जा रहा हूँ। दोनों बैठ जाते हैं एक ही सीट पर और कुछ देर में एक और पैसेंजर वहाँ पर अपना बैग लेकर आता है। कहता है ये मेरी सीट है, इस सीट पर मुझको बैठने दो। आरएसी सीट रहता है, जिसके कारण से मंजू कहती है कि नहीं, ये तो मेरा सीट है। टिकट जो विकास रहता है उसका टिकट चेक करता है। टिकट चेक करने के बाद में दोनों में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। तो जिस तरीके से पहले जो मंजू है उसका जो पति जब हुआ करता था विकास, तो जिस तरीके से उसकी रक्षा करता था, उसके लिए आवाज़ उठाता था, उसी तरीके से उस ट्रेन के अंदर भी वो आवाज़ उठाने लगा। उस व्यक्ति को कहने लगा कि अब अगर तुम्हें होश से बात करो, ऐसे किसी औरत से ऐसे बात कर रही आती है क्या। इस तरीके से उसको डराया धमकाया थोड़ा सा, तो मंजू को पुरानी यादें उसके मन में ताज़ा होने लगी। फिर वो जो पति रहता है वो कहता है कि देखिए, ऊपर वाली जो सीट है उसको आप रख लीजिए और जो नीचे की सीट है जो आरएसी है, ये सीट हमें ले लीजिए, क्योंकि हम दोनों लोग इसमें बैठना चाहते हैं। तो वो जो पैसेंजर रहता है वो मानता नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मुझको ये मैं नहीं मानूंगा, मैं तो यहीं पर ही मेरी सीट पर ही बैठूंगा। इस पर वो गुस्सा होकर के उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, एसी की जो टिकट है वो मैं तुमको देता हूँ, तुम वहाँ चले जाओ। तो फिर वो पत्नी जो तुरंत खड़ी होती है, जिसका नाम मंजू होता है, वो कहती है कि क्यों, आपका टिकट एसी में है क्या। वो कहता है कि हाँ एसी में है, क्यों। तो वो कहती है कि तो फिर क्यों ना हम दोनों एसी के ही उसमें चले जाएं। तो विकास तैयार हो जाता है, कहता है कि चलो ठीक है। एसी में जाते हैं। पर्सनल फर्स्ट ईयर का कोच रहता है, कमरा पूरा बंद रहता है। उसके अंदर जैसे ही वो प्रवेश करते हैं सुनसान रहता है, कोई नहीं रहता है वहाँ पर। फिर दोनों बैठ जाते हैं, बातों का सिलसिला शुरू होता है और ऐसे में थोड़ा ठंड का मौसम रहता है और ठंडी के मौसम में
जैसा कि वहाँ पर एसी में तो तमाम सारी व्यवस्थाएं मौजूद रहती है, पहले से ही शॉल और ब्लैंकेट वगैरह रहता है, तकिया रहता है। जो पत्नी रहती है वो कहती है, विकास कहती है कि आप ब्लैंकेट ओढ़ लीजिए क्योंकि ठंड आपको ज़्यादा लगती है। तो पति कहता है कि ठंड तो अब मुझे लगती ही नहीं है 10 वर्षों से, क्योंकि एक बार एक महिला ने मेरे बिस्तर पर पानी फेंक दिया था, तब से मेरी ठंड उड़ चुकी है। पुरानी बातें ताज़ा हो जाती है। मंजू को याद आता है कि किसी बात पे कहा सुनी को लेकर के मंजू और विकास के बीच में विवाद हुआ था और मंजू ने एक बाल्टी पानी ला करके विकास के ऊपर डाल दिया था। तो तब से उसको ये पुरानी बात याद आती है, तो धीरे से मंजू उसके मुस्कान जो है बाहर आ जाती है, कहने लग जाती है कि वो तो पुरानी बातें हैं, छोड़िए अभी आप ब्लैंकेट ओढ़ लीजिए। कुछ समय बीतता है, मंजू पूछती है कि अब तो आपको भूख लग रही होगी, कुछ लाए हैं खाने के लिए? विकास जो रहता है वो कहता है कि मैं तो खाने के लिए नहीं लाया हूँ, अभी कुछ यहाँ पे बेचने वाला आएगा तो मैं लेकर खा लूँगा, तुम लाई हो तो तुम खा लो। मंजू कहती है कि नहीं, तुम खाना थोड़ी ना लाए होगे, तुम तो अपनी दूसरी व्यवस्था करके आए होंगे, तुम तो दारू की बोतल लाए होंगे, तो तुम्हें तो खाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तुम तो पी करके ही मस्त रहते हो। विकास कहता है कि तो पुरानी बातें हैं, मैंने दारू 10 वर्षों से हाथ तक नहीं लगाया है, दारू का नाम भी नहीं लेता हूँ। इस बात को जैसे ही सुनती है मंजू, वो चौंक जाती है। वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो, इसी दारू के सिलसिले में, इसी दारू के चक्कर में ही तो हमारा और तुम्हारा डाइवोर्स हुआ था, दोनों को तलाक हो चुका था, क्योंकि आए दिन तुम दारू पी करके घर पे आते थे और मारपीट होती थी। इस बात को धीरे धीरे जब बातें करते करते वो लोग आगे बढ़ते हैं, तो धीरे से मंजू अपने विकास को कहती है कि तुम मुंबई में क्या करते हो? तो वो कहता है कि मैं कुछ काम वहाँ पर मेरा कुछ काम है, मेरे अंडर में वहाँ 10-20 लोग काम करते हैं और मेरा एक छोटा सा कारखाना चलता है। तो जो उसकी जो पूर्व पत्नी रहती है जिसका नाम मंजू रहता है, मंजू कहती है कि मंजू से वो पूछता है कि तुम क्यों जा रही हो मुंबई? वो कहती है कि मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, मेरी सहेली ने मुझको बुलाया है। तो धीरे धीरे बातें आगे चलती रहती है। तो मंजू पूछती है कि तुम्हारी बहन कैसी है, मेरी ननंद कैसी है, और माँ कैसी है, पिताजी कैसे हैं, और तुम्हारा छोटा भाई कैसा है? मुझे सबकी यादें आती हैं। विकास कहता है कि सभी लोग ठीक हैं, बस तुम्हारी जब से तुम गई हो तब से परिवार सूना सूना सा लगता है, और तब से मैंने कोई शादी भी नहीं करी है, और गांव में मेरी इतनी इज्जत ख़राब हो चुकी थी कि मैं मुंबई जा कर के शिफ्ट हो गया हूँ। ये बात जब मंजू सुनती है तो उसको भी वो इमोशनल हो जाती है, उसके मन में भी ये चलने लग जाता है कि हो सकता है कि ये सुधर चुके होंगे। और फिर धीरे धीरे रात का समय हो जाता है। फिर अचानक से वो भी पूछ बैठता है क्या तुमने शादी वादी करी अभी तक कि नहीं करी? मंजू कहती है कि मैंने कोई शादी अभी तक नहीं करी है, लेकिन मैं मुंबई शादी के सिलसिले में ही जा रही हूँ। मेरी जो सहेली है उसने मुझको बुलाया है मुंबई, और किसी से बात करी है, कोई उसका बॉस है, उसी से शादी के लिए उसने मुझको प्रपोज़ल भेजा है। तो जैसे ही बातचीत का सिलसिला चल रहा होता है, तभी प्रदीप जो है पुरानी बातें याद करता है और मन में उसके कसक रह जाती है कि अब बताइए किस प्रकार से इसको कहूँ मैं कि मैंने शराब छोड़ दिया है और मेरी भी अभी शादी नहीं हुई है, और ये जा रही है शादी करने के लिए, क्यों ना मुझको ही फिर से अपना ले। लेकिन दोनों के बीच में एक असमंजस का माहौल क्रिएट हुआ रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से उस प्रकार से बातें नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी अचानक से जो विकास रहता है वो मंजू से पूछ बैठता है कि क्या उस लड़के की कोई फ़ोटो वगैरह है तुम्हारे पास? अगर फ़ोटो हो तो मुझको दिखाओगी, तो मैं हो सकता है कि मैं पहचानता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, तो कैसा लड़का है कैसा लड़की नहीं है। इस प्रकार से सारी बातें को मंजू कहती है कि मेरे पास फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन मेरी सहेली जो स्वाति है उसके पास फ़ोटो है उसका, तो क्यों ना उससे मंगा लिया जाए। जैसे ही इस बात को वो उससे कहती हैं, और उसके बाद में बातें जब आगे बढ़ती हैं, फ़ोटो मंगाया जाता है मोबाइल के माध्यम से। व्हाट्सएप पे जब फ़ोटो आता है, स्वाति को फ़ोन लगाती है और कहती है कि क्या जिस लड़के से तुम मिलवाने जा रही हो, क्या उसका फ़ोटो मुझको भेज सकती हो? तुरंत स्वाति कहती है कि ठीक है मैं फ़ोटो भेज देती हूँ, लेकिन तुम आके देखती डायरेक्ट तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो जो लड़की रहती है जिसका नाम मंजू रहता है, मंजू कहती है कि नहीं फ़ोटो भेज दो, मुझको किसी को दिखाना है। तुरंत वो व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजती है, और जैसे ही स्वाति फ़ोटो भेजती है और मंजू फ़ोटो को
क्लिक करके ओपन करती है तो सीधा सीधा उसको दिखता है फ़ोटो जो रहता है वो फ़ोटो विकास का ही रहता है। मंजू चौंक जाती है और कहती है कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो तुम्हें ही देखने जा रही थी और कैसे कैसे तुम स्वाति को जानते हो। उसने कहा कि स्वाति मेरे कंपनी में काम संभालती है, HR का काम देखती है और मेरी छोटी सी कंपनी है और मुझसे ही शादी के लिए वो मिलवाने आ रही थी और आज इत्तेफाक इतना अच्छा है कि हम दोनों एक ही ट्रेन में एक ही सफ़र में मिल चुके हैं। इस बात को जैसे ही वो सुनती है उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और जो मंजू रहती है वो कहती है कि क्या तुमने सच में शराब छोड़ दिया है? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? 10 वर्षों तक तुमने मुझको तलाशा क्यों नहीं? 10 वर्षों तक तुमने मुझसे दूरी क्यों बनाई? अगर तुमने शराब छोड़ दिया था तो तुम मेरे पास आ सकते थे। वो कहता है कि तुम स्वाति से पूछ सकती हो, मेरी कंपनियों में तमाम लोग काम करते हैं उनसे पूछ सकती हो। किसी भी प्रकार का शराब का नशा हो, चाहे किसी भी प्रकार की गंदे हरकतें हों, किसी प्रकार से मारपीट हो, मैंने सारी चीज़ों को छोड़ दिया है और सिर्फ़ मेरे मन में ये पीड़ा थी, मेरे मन में एक ये सोच थी कि कैसे मैं तुम्हारे पास आऊँ, कैसे मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ। आज स्वाति के रूप में भगवान ने हम दोनों को मिलवाया है और इस सुनहरे मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। इस बात को लेकर के मंजू के मन में फिर से वो प्यार उमड़ पड़ता है जो उससे 10 वर्षों पहले अपने पति से हुआ करता था, विकास से। दोनों ट्रेन की सीटकनी बंद करते हैं, जो AC कोच रहता है फर्स्ट ईयर, उसका डब्बा पूरा पैक करते हैं, चारों तरफ से पर्दा लगाते हैं और एक दूसरे को हग कर लेते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। काफ़ी देर लंबी जब सांसें लेते रहते हैं, उनकी पुरानी यादें ताज़ा होना शुरू हो जाती हैं। एक दूसरे से मीठी बातें करते हैं, फिर धीरे से एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। दोनों को इस तरीके से मज़ा आने लगा था जैसे कि फिर से दोबारा उनका ये सुहागरात का रात हो और पूरी रात पूरी ट्रेन में उन्होंने एक दूसरे के साथ में हर एक प्रकार से अपने आप को संतुष्ट किया और तृप्त करते हुए दोनों की आंखें जब सुबह खुलती है तो चाय वाला आया हुआ रहता है, बाहर चिल्ला रहा होता है चाय चाय। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और चाय वाले से चाय लेते हैं, चाय पीते हैं और दोनों मुंबई जाते हैं। मुंबई जाने के बाद में वो अपने घर को दिखाता है, अपने कारोबार को दिखाता है और स्वाति से भी मिलता है। स्वाति को बहुत थैंक यू कहता है और कहता है कि उपहार के तौर में तुम्हें जो चाहिए तुम बताओ और तुम्हारी मैं प्रमोशन कर देता हूँ, तुम्हारा सैलरी बढ़ा देता हूँ। स्वाति पूरी तरीके से अचंभित हो जाती है कि ये बिछड़े हुए पति पत्नी फिर से एक हो चुके हैं। माता पिता के पास दोनों जाते हैं, मंजू और विकास दोनों मंदिर में जाकर के फिर से शादी कर लेते हैं और प्रभु के सामने फिर से प्रतिज्ञा करते हैं कि आज आने वाले समय में हम किसी भी प्रकार से फिर से बिछड़ेंगे नहीं, हमेशा साथ रहेंगे। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अभी तो आपको जागरूक करना है, सजग करना है कि अगर आपके अंदर संयम है, आपके अंदर विश्वास है और आपके पति पत्नी के बीच में प्रेम है तो दोबारा प्रेम आकर के मिल भी सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा भी हिम्मत हौसला बढ़े। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को देखने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जिनकी प्रतिक्रिया सबसे अच्छी रहेंगी उनका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। जय हिंद।